19 ठीक है, चलो काफ़ी है, काफ़ी देर वेट कर लिया। ओके, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया था, अगर आपको याद होगा तो, और मैंने रिवाइज करने बोला था, मैंने मैसेज भी दिया था आप लोगों को, मैसेज भेजा था ग्रुप पे कि आपको स्पेशली 3D सीरीज के बारे में सब कुछ आना चाहिए। एलिमेंट्स याद किया आप लोगों ने? एलिमेंट्स याद है? 3D सीरीज के एलिमेंट्स याद है? यस सर। मुझे 3D सीरीज एलिमेंट्स एकदम टिप ऑफ टंग चाहिए। 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए आप लोगों को। बाकी एलिमेंट्स अगर आपने एक बार याद नहीं भी किया तो इट्स ओके, बट 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये आना चाहिए आपको, जिंक तक, ठीक है। और 3D सीरीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ना कि एलिमेंट ही नहीं, सब कुछ। उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स भी आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एकदम नीचे एक टेबल है। इनफैक्ट कैसे इजीली याद रखने बोला था वो भी है, बताया मैंने। कहाँ आपको +1 दिखने मिलेगा? सिर्फ क्रोमियम और कॉपर, है ना। क्रोमियम और, इनफैक्ट क्रोमियम पे भी नहीं है, बट मैंने आपको बोला था क्रोमियम हो सकता है, ठीक है, चेक करना चाहिए। और कॉपर में +1 +2 है। +1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट +2 ज्यादा स्टेबल है। इसके पीछे पूरा रीजन समझाया था, अगर आपको याद होगा तो याद रखना, कॉपर में +2 ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था, जितना मुझे याद है, मैंने आपको सिखाया था कि हर वो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो कैसे बिहेव करता है? मैसेज, कैसे बिहेव करता है? एज एन, कैसे बिहेव करता है? कोई भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे बिहेव करता है? कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसके पास, है ना? हाँ, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। आप बोल सकते हो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। खाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना सही नहीं होगा, बिकॉज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी है ना, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको एक्चुअली लिखना होगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमेशा अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। वही अपने एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ऑब्वियसली पूछने कोई बात ही नहीं आती, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कोई भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो हमेशा वो दोनों की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर मैंने आपको ऐसे ही पूछ लिया, समझो कि मुझे बताओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या दोनों है? चलो ट्राई करके बताओ, क्या लगता है आपको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है? ट्राई करो, हालांकि डी ब्लॉक से लिंक नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उससे लिंक है। एक बात मुझे देखना है कितना आप लोग को आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, एंड उससे पता करना कितना आता है आपको, मुझे वो देखना है। ओके, जिनका हो गया वो SO2 भी कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, SO2, ये दोनों बताओ, फिर मैं आप आगे बढ़ता हूँ। सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत आसान कंसेप्ट होता है ये। पहले हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिखो, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑब्वियसली हाइड्रोजन का कोई नहीं निकालेगा, हाइड्रोजन का तो +1 होता है, फिक्स है वो, है ना। तो हाइड्रोजन का चेक नहीं करना है, ऑक्सीजन का चेक करना होगा। ऑक्सीजन का जब भी परऑक्साइड फॉर्म में होता है तो कौन क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है? परऑक्साइड में होता है तो उस समय कोई भी एलिमेंट, कभी भी ऑक्सीजन परऑक्साइड स्टेज में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, पता है क्या? तो बेसिक से पता होगा इतना तो। नॉर्मली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली -2 होता है, हाँ। नहीं, नॉर्मली कितना होता है? -2। तो परऑक्साइड स्टेज में कितना होता है? कभी भी परऑक्साइड बोलते ही क्या दिमाग में आना है? -1, है ना। परऑक्साइड -1। अब सोचो, ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, या इंटरमीडिएट है? अब वो कैसे सोचे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन आता है, वो कैसे सोचे हम? सिंपल, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सब उसी से लिंक होता है, सब बेसिक्स पे एकदम। ऑक्सीजन का अगर आप एटॉमिक नंबर चेक करोगे तो आई गेस कितना है, देखो निकालो। कार्बन कितना होता है? कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
हाँ, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाह, अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सोचो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो? 2। कितना गेन कर सकता है? 2 गेन कर सकता है ना? 2 गेन करेगा तो -2 आएगा, -2 मतलब ऑक्सीजन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? -2। ठीक है, क्योंकि उसका देखो हमेशा हर चीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होती है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो अब आप सोचो कि उसके पास वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 2 करेगा, और 2 करेगा तो अपने ऊपर कौन कितना चार्ज लेके आएगा? -2। उससे ज्यादा तो गेन कर नहीं सकता, तो उससे लोवेस्ट उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता। मतलब सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है ऑक्सीजन का? -2, और हमारे पास -1 है। अब रुको, अब ये भी चेक करते हैं कि हाईएस्ट कितना हो सकता है। तो सोचो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 6 के 6 लूज कर सकता है। अब ये मत सोचना अरे 4 ही लूज कर सकते हैं मैक्सिमम, नहीं नहीं, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगता। वो 6 के 6 लूज कर सकता है, और 6 के 6 लूज करेगा तो क्या चार्ज आ सकता है मैक्सिमम? 6। ठीक है, 6 के 6 लूज कर सकता है तो कितना आ सकता है? +6। तो ऑक्सीजन का हाईएस्ट कितना जा सकता है? आपको ये नहीं सोचना है कि 4 ही लूज कर सकता है, आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करनी है। हालांकि सही है कि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो गेन होते हैं ना लूज होते हैं, हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करनी है। क्या 6 के 6 लूज हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, 6 के 6 लूज होंगे तो ऑब्वियसली इस पे चार्ज कितना आ सकता है? +6। +6। हालांकि ऑक्सीजन +6 नहीं शो करता है, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन का हाईएस्ट हो कितना सकता है। ठीक है, तो +6 हो सकता है अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो। ठीक है, बट ध्यान रखना ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ये भी एक चीज। देखो एक्चुअली हर एलिमेंट की अलग अलग केमिस्ट्री एक्चुअली है ना, तो थोड़ा आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, अगर आप थोड़ा पढ़ोगे पढ़ते जाओगे तो सीखते हो। तो ऑक्सीजन वैसे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, बट ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? 0। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0। इनफैक्ट +1 +2 भी हो सकता है। अगर कब हो सकता है +1 +2? सोचो, देखो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं है? सेकंड है, सेकंड सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन। तो ऑब्वियसली जब वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं फास्ट फ्लो में जाने वाला हूँ, बैठ के नहीं समझाने वाला एकदम अच्छे से, इतना टाइम नहीं है। हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा एज एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ आपको। हाँ, तो अगर ऑक्सीजन कभी भी फ्लोरीन से जुड़ा होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव कौन लेके जाएगा? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस समय ऑक्सीजन पॉजिटिव हो सकता है, उस समय ऑक्सीजन पॉजिटिव हो सकता है ना। तो ऑक्सीजन के एक्चुअली 2 कंपाउंड हो सकते हैं फ्लोरीन से, OF2 और O2F2। फिर से बोल रहा हूँ, OF2 और O2F2। तो OF2 अगर OF2 होगा तो फ्लोरीन पे कितना चार्ज हो जाएगा? -2, क्योंकि 2 फ्लोरीन है, तो उस समय ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? +2। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन पे कितना जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर? +2। हाईएस्ट है, हाईएस्ट है। वो भी तब जब फ्लोरीन से जुड़ा होगा। म्यूट किसने ऑन किया? हाँ, वो भी तभी जब वो फ्लोरीन से जुड़ा होगा। बाकी कभी पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए। ऑक्सीजन हमेशा या तो नेगेटिव में होगा या 0। हाईएस्ट उसका 0 ही है, उसका हाईएस्ट 0 है। ठीक है, हाईएस्ट उसका 0 है। सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट कंपाउंड है जहां पर वो पॉजिटिव में जा सकता है, वो है O2F2 और OF2। अब बताओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? मैंने आपको पूरा इतना सब बता दिया, अब क्या लगता है आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ? जल्दी। क्या हो गया? इतने दिन बाद आया अभी तक, इसलिए ये आंसर आया है। आयुष आपने पहले ही बोल दिया था हालांकि, बट आपको कंसेप्ट पता है क्या? आंसर इज बोथ, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1 तो इंटरमीडिएट हो गया ना। लोवेस्ट कितना था? -2। हाईएस्ट कितना है? +2। ये तो बीच में है। -1 तो बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, और बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दोनों की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? तो ये रीजन है, H2O2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ। समझा? क्योंकि आंसर्स नहीं आ रहे, एक आंसर पहले आया था और एक अभी आया जस्ट, बस 25 है लो, और आंसर नहीं आ रहा है किसी का भी। समझा? जल्दी बोलो, कुछ डाउट है तो बताओ। यस सर, समझा। ठीक है, सिमिलरली अगर भी समझा तो मुझे SO2 निकाल के बताओ जल्दी। SO2, SO2। वापस बात आती है किस पे? ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाले?
हमेशा सेंट्रल एटम का निकालना होता है, ठीक है। सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और उसके ऊपर चेक करके बताओ SO2 क्या है। वही क्वेश्चन, ऑप्शन सेम है। तो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जहां पर रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए सब्जेक्ट को लेके, और एक्सपीरियंस तब आता है जब पढ़ते हैं, ठीक है। जितना पढ़ाया उतना पढ़ लिया तो उससे कभी भी उतना नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे आप, बहुत पढ़ना पड़ता है ना। आप सिर्फ टीचर ने पढ़ा उतना पढ़ लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से भी कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि रॉन्ग हो गया तो बस बैठ गए, उसका सोल्यूशन चेक करो कैसा आया, कैसे आया, उसके सोल्यूशन से भी बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाती है, क्या ऐसा होता है, तो अगली बार से आप वो गलती नहीं करोगे। तो बताओ जल्दी, SO2 क्या लगता है आपको? राइट रॉन्ग चलेगा, बताओ तो सही मैसेज। अच्छा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सल्फर का? बराबर, एकदम सिंपल है ना, +4, +4 है। अब सोचो सल्फर का कितना होना चाहिए, कितना हाईएस्ट है कितना लोवेस्ट है, वापस वही, सल्फर किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो इसका भी वही हाल है। इसके अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब सल्फर ऑक्सीजन की तरह नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, तो वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो उसकी +6 तक नहीं पहुंच सकता, बट ये पहुंच सकता है क्योंकि ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो इसमें ये गेन कितना कर सकता है? 2, क्योंकि इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सल्फर के नीचे आता है, बराबर है ना, ऑक्सीजन सल्फर के नीचे आता है, सॉरी सल्फर जो है वो बराबर ऑक्सीजन के नीचे है ना, तो इसमें भी वही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो गेन कितना करेगा? 2, 2 गेन करेगा तो -2 लोवेस्ट होगा। लूज कितना कर सकता है? 6 के 6, 6 के 6 वो लूज कर सकता है, तो हाईएस्ट कितना हो सकता है? +6। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अरे सर ऑक्सीजन में तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको रीजन दिया ना, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। सल्फर कर सकता है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये 6 के 6 लूज कर सकता है, तो उसका हाईएस्ट कितना हो सकता है? +6। लोवेस्ट कितना हो सकता है? -2। आप हमेशा हाईएस्ट और लोवेस्ट इसी तरह से चेक कर सकते हो, अगर आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो। कुछ नहीं करना है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने लूज कर सकता है, बस। अब बताओ क्या है इसका आंसर? बस, सिंपल। नहीं समझा क्या? अभी भी आंसर नहीं आ रहा यार, क्या हो गया आज? क्या? दिवाली के बाद अभी नहीं पढ़ना ऐसा? एक ही आंसर आया सिर्फ, या फिर ये कंसेप्ट अच्छा नहीं लगा लगता है? आंसर इज बोथ, है ना, आंसर इज बोथ अगेन, क्योंकि सल्फर यहाँ पर +4 स्टेट में है, और सल्फर का हाईएस्ट हो सकता है +6, लोवेस्ट हो सकता है -2। बेस्ट एग्जांपल है, आप H2SO4 है ना, H2SO4 के अंदर सल्फर निकाल के देख लो, चाहिए तो, किसी को अगर कुछ डाउट है तो। H2SO4 पे कभी भी सल्फर निकाल के देखना, +6 आएगा, ये इसका प्रूफ है कि सल्फर +6 तक पहुंच सकता है। फिर कोई बोलेगा कि -2 है ना, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर क्या होता है? हाइड्रोजन कितना लेगा? +1। कितना हाइड्रोजन है? 2, +2, सल्फर पे क्या आएगा? -2। मतलब H2S क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। सही है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और H2SO4 क्या है? वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनफैक्ट आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे भी कि H2SO4 एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनफैक्ट ऑर्गेनिक में पढ़ा भी होगा आपने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते भी है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। आई होप क्लियर है, ठीक है। हाँ, इतना समझ में आ गया, ठीक है, ओके चलो। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज सब कुछ मैंने लर्न करवाया था, मतलब लर्न 4D सीरीज करवाया था, कैसे एलिमेंट प्लेस जैसा बता दिया था, ऑक्सीडेशन नंबर पे भी हम पहुंच गए थे, ये भी हो गया था।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आई थिंक हमने लिख लिया था, ये भी हो गया था। हाँ, ये भी हो गया था कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो कर सकता है 3D सीरीज में? मैंगनीज। कितने? +7, है ना। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, देखो दो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करेगा? आंसर इज मैंगनीज। कितना? +7। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स कौन शो करेगा? सबसे ज्यादा, हाईएस्ट नहीं पूछा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स कौन शो करेगा? वो भी मैंगनीज ही है, क्योंकि कितने ऑक्सीडेशन नंबर्स है उसके पास? 6, है ना। +2 से लेके +7 तक कितने हो गए? 6, है ना। आई थिंक और किसी के पास 6 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है 3D सीरीज में। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है। और ये हो गया था। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, 3D सीरीज की एक खासियत है, 3D सीरीज में एक चीज याद रखना, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात चल रही है ना, इसलिए जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी के ऊपर सारी ये फिजिकल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो सब ये फिजिकल प्रॉपर्टी का जो भी सब है ना। और आपको पता है 3D सीरीज के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या ट्रेंड है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या ट्रेंड है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ मैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्या ट्रेंड है? अगर 3D सीरीज को देखें तो ध्यान से देखो तो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, है ना। पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कैसे? स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है, वैनेडियम में 3 है, क्योंकि D1 D2 D3 D4 D5 तक 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंगनीज, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने लग जाते हैं। मैंगनीज के बाद आयरन आता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने लग जाते हैं। D6 अभी 4 ही रहेंगे, D7 अभी 3 ही रहेंगे, तो वापस कम होते हैं। तो इस तरह से ट्रेंड है, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं अप टू मैंगनीज, मैंगनीज पे हाईएस्ट होते हैं और फिर वापस कम हो जाते हैं। ठीक है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड है। और इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी भी कुछ इसी पे बेस्ड है। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत सारे एक्सेप्शन है, ये इनऑर्गेनिक है, बहुत सारे एक्सेप्शन है। हर एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ अलग 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 कंसेप्ट। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सर यहाँ पर ये कंसेप्ट लगा है तो इसमें क्यों नहीं लगा है, नहीं बोल सकते। यही प्रॉब्लम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब एलिमेंट के बारे में आपको पढ़ना ही होगा कि हाँ ये एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी, इस एलिमेंट की ये खास प्रॉपर्टी, यही तो प्रॉब्लम है। इसी वजह से मार्क्स जाते हैं इसको। ये थोड़ा सा रट्टा फाइट टाइप है, ठीक है, कंसेप्चुअल भी है बट रट्टा फाइट भी है। ओके, जहाँ हो सके वहाँ एटलीस्ट हमें कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए। ओके, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऑब्वियसली डी ब्लॉक एलिमेंट सब मेटल्स है ना, सबके सब मेटल्स हैं। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड शोज प्रॉपर्टी दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। सारी प्रॉपर्टी जो मेटल शो करता है वही करेंगे। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? एक तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन लूज करना उसकी टेंडेंसी होगी। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो करते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। और भी मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी। ओके, आपको आवाज क्लियर आ रही है? कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं? बराबर समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। आवाज बाहर जा रही है। ठीक है, ओके। देखो बाकी आपको मेटल्स आपको पता ही है, और क्या मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेटल के बारे में हार्ड होता है, वही सब लिखा है, मेलिएबल, डक्टिलिटी, है ना, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो या फिर थर्मल कंडक्टिविटी हो, ये सब लिखा होगा। तो देखो, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर all transition elements all transition elements are metal and shows the property that are characteristics of metal. They are hard, lustrous, obviously उसके ऊपर चमक होती है ना। malleable, malleable आपको पता ही होगा, malleability पता है ना सबको? क्या होता है malleability? ये तो पता होगा, कोई बोल के बता दो चलेगा। malleability क्या होता है? anyone नहीं, malleability मतलब होता है कि इसको हम शीट्स में कट कर सकते हैं, मेटल्स को हम शीट्स बना सकते हैं। आप सबने देखा होगा ना, आपके घर पे जो बर्तन है, यूटेंसिल्स है, बिकॉज ऑफ शीट्स, है ना। जो मेटल्स है उसको पहले शीट्स में ब्रेक किया होगा फिर ही तो बने हो। तो हर वो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर आपको शीट्स में कट कर पाते हो, शीट्स, ऐसे प्लेन शीट्स, दैट इज नोन एज malleability। डक्टिलिटी क्या होता है? अगर वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो मेटल्स को, ऑब्वियसली आप वायर्स बना सकते हो मेटल्स के,
वायर्स बना सकते, दैट इज डक्टिलिटी। और मेटल्स के पास ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी मींस इट इज ड्रॉन इनटू शीट्स एंड डक्टिलिटी मींस कन्वर्टेड इनटू वायर्स, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी एंड फॉर्म्स एलॉय विद अदर मेटल्स। ऑब्वियसली ये लोग एलॉय भी बना सकते हैं मेटल्स, है ना। हमारी कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है? आई होप आवाज बाहर नहीं जा रही है। आवाज बराबर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 3D सीरीज के अंदर कुछ एलिमेंट्स है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बट ट्रांजिशन नहीं कहलाते, है ना। उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं बताओ, बोल के ही बता दो, मैसेज वैसे ही नहीं आ रहा है किसी का भी। वो डी ब्लॉक एलिमेंट जो ट्रांजिशन नहीं कहलाते उनको क्या बोलते हैं? ओके, बराबर है ना, अटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, नोन एज अटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और कौन कौन थे बताइए आपको? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड यूयूबी। ठीक है, तो उन्होंने वही लिखा है यहाँ पर भी, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड यूयूबी लिखना चाहिए बट नहीं लिखा है, इन्होंने मैंगनीज लिखा है। ठीक है, एक्चुअली मैंगनीज अटिपिकल एलिमेंट नहीं है, मैंगनीज इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट मैंगनीज है ना एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉपर्टी डेविएटेड शो करता है, मतलब एकदम अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है वो। देखना आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है क्यों अलग प्रॉपर्टी शो करता है, क्वेश्चन आता है कि वो क्यों अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो याद रखना, आपने थोड़ी देर पहले इसके पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा है, इसकी जो पैकेजिंग है ना वो थोड़ी सी अजीब है, मतलब अच्छी वाली पैकेजिंग नहीं है, लूज पैकेजिंग है। और पैकेजिंग अगर मेटल की खराब होगी तो ऑब्वियसली उस मेटल की क्वालिटी खराब ही होने वाली है। और इसी वजह से मैंगनीज जो है उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डेविएट आती है एज कंपेयर टू अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो भले ही इन्होंने इसके साथ इंक्लूड किया बट इट इज नॉट अ टिपिकल ट्रांजिशन। अटिपिकल ट्रांजिशन वही है, आपको पता ही है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड यूयूबी। ठीक है, यूयूबी इज आल्सो नोन एज कॉपरनीशियम, Cn। ठीक है, तो एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैंगनीज, all other transition elements have one or more typical metallic structures at ambient temperature. Ambient means room temperature. ठीक है, okay. These transition metals with exceptions, देखो वापस exceptions में मैंगनीज नहीं है इस बार, are very hard। अब सोचो ये तीनों हार्ड क्यों नहीं है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी हार्ड क्यों नहीं है? रीजन ये है कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में मुझे बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है या कुछ इश्यूज आज, क्योंकि आज रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, और रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता, प्रॉब्लम ये है। हाँ, ओके ओके, अच्छी बात है, चलो। आप आई होप लेक्चर्स पे ही फोकस कर रहे हो, कहीं और तो ध्यान नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बस स्टार्ट करके रख दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। और आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो हार्डनेस है, मेटल की जो हार्डनेस है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हार्डनेस कौन डिसाइड करता है पता है? कोवेलेंट बॉन्ड। जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही वो सब्सटेंस हार्ड होता है। हार्डनेस हमेशा कौन डिसाइड करता है? कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता है डायमंड, डायमंड वन ऑफ द हार्ड सब्सटेंस है, इनफैक्ट कोई को तो बोलते हैं सबसे हार्ड वही है। आप देखो डायमंड में कौन से बॉन्ड होते हैं? आयनिक, कोवेलेंट, कौन से होते हैं? Covalent. Covalent. ठीक है, तो देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके इनऑर्गेनिक को आपको लिंक करके पढ़ाने की, और ताकि आप याद रख सको। बट अगर आप फुली फोकस्ड हो, आप ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हो, तो अगर आप इधर उधर आजू बाजू डिस्ट्रैक्शंस है, आजू बाजू बहुत सारी आवाज हो रही है, उधर बैठे हो, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं लिंक करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो डायमंड के अंदर कोवेलेंट होता है, और डायमंड हार्ड है, इसका मतलब है हार्डनेस डिसाइड कौन करता है? कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ। और आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा? स्पेशली डी ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगेन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, और उतना ही ज्यादा वो हार्ड होगा। अब इससे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, वो बताओ मुझे।
मैंगनीज। सबसे ज्यादा मैंगनीज है ना, मैंगनीज के पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस मुताबिक सबसे ज्यादा हार्ड मैंगनीज होना चाहिए था, बट मैंगनीज सबसे ज्यादा हार्ड नहीं है। मैंने बताया आपको, अगर आपको कोई पूछे क्यों ऐसा, क्योंकि उसका जो पैकेजिंग है वो पुअर पैकेजिंग है, एक तरह से आप बोल सकते हो डिफेक्टिव पैकेजिंग है, उसकी पैकेजिंग बराबर नहीं है। सॉलिड स्टेट में पढ़ा पैकेजिंग आपने, वो सब पैकेजिंग जो होती है ना, तो जो मैंगनीज की पैकेजिंग है वो अच्छी नहीं है, उसी वजह से वो आप देख सकते हो। इसके नीचे ग्राफ देखो, देखो ग्राफ देखो, हालांकि ये ग्राफ हार्डनेस के लिए नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट का है। आप सोचो जो सब्सटेंस जितना ज्यादा हार्ड होगा और या फिर जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसको मेल्ट करना उतना ही मुश्किल होगा, उसको मेल्ट करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। और अभी मैंने जस्ट बोला, ध्यान से मेरी बातों को सुनना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने अभी जस्ट बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें, मैंगनीज में। और अगर मैंगनीज में सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज्यादा हार्ड मैंगनीज होना चाहिए था। और अगर सबसे ज्यादा हार्ड मैंगनीज है या फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उसके अंदर है, तो ऑब्वियसली उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। बट ग्राफ में तो कुछ और ही दिख रहा है, ग्राफ में मैंगनीज सबसे नीचे है। ध्यान से देखो, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है वो। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोला, या ऊपर से गया? समझा सर। समझे सर। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो मैंगनीज आपको स्पेशली, तो जब कभी भी कोई चीज अलग प्रॉपर्टी शो करता है ना, वो ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है ना, सबसे ज्यादा अटेंशन उसी को चाहिए रहता है एक्चुअली, है ना, अटेंशन सीकर एक्चुअली वो बोल सकते हैं आप एक तरह से। तो आपको भी उसी एलिमेंट पे ज्यादा ध्यान देना भी चाहिए, उसको अटेंशन देना भी चाहिए, क्योंकि वो पूछेगा भी एग्जाम में इसको, है ना। तो मैंगनीज के बारे में आपको स्पेशली पता होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि क्यों ऐसा होता है, डिफेक्टिव पैकेजिंग, आगे कहीं ना कहीं ये वर्ड आ सकता है, देखते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने सारी चीजें अब तक मैंने इतने बता दी है कि सब कुछ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कोवेलेंट बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, तो क्या होगा, हार्डनेस ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, ये सब चीजें ज्यादा होती है। ठीक है, एक्सेप्शन मैंगनीज पे जाता है। इसके अलावा और एक चीज बता देता हूँ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ना। एक और चीज, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड आया कहाँ से। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये तो सब मेटल्स है, और मेटल्स है तो इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होनी चाहिए, मेटालिक बॉन्डिंग। तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं कब से। एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट के पास दोनों बॉन्डिंग होती है। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग भी और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है, ध्यान रखना, दोनों बॉन्डिंग होती है इसके पास, मेटालिक बॉन्डिंग भी होती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। और दोनों की दोनों बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी ज्यादा, मेटालिक बॉन्डिंग भी ज्यादा। तो ये मैंने पूरा बेस तो क्रिएट कर लिया। अब देखते हैं, पढ़ते जाते, देखिए क्या लिखा है इस बुक में। मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि एकदम न्यू बुक है अभी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। ओके, these transition element with the exception of zinc, cadmium and mercury are very hard and have low volatility. Obviously जो hard होगा वो उड़ेगा थोड़ी, है ना, volatility means उड़ जाना, escape, है ना। तो volatility तो कम ही होगी, metals की volatility कम होती है ना। they possess high melting point and high boiling point. Okay. अब आप ध्यान से देखो ना, मेल्टिंग पॉइंट देखो बढ़ती जा रही है, हालांकि स्कैंडियम में इन्होंने बताया नहीं, बट आप सिर्फ 3D सीरीज वाले पे फोकस करो, पूरा नहीं देखना है। देखो ना नीचे, देखो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम बढ़ा, क्यों बढ़ रहा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। सबसे कम टाइटेनियम में, फिर वेनेडियम में, फिर क्रोमियम में। अब उसके बाद सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज में थे, तो मैंगनीज ऊपर जाना चाहिए था, बट मैंगनीज एकदम से नीचे आ गया। यही इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंगनीज एक्सेप्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंगनीज सबसे ऊपर आना चाहिए था, उसके बाद धीरे धीरे कम होना चाहिए था, बट मैंगनीज एकदम से बहुत नीचे आ गया। तो ऑब्वियसली आयरन, बाकी जो भी उसके बाद वाले एलिमेंट होंगे उनमें ज्यादा ही होने वाली है, उनमें ज्यादा ही होगी, मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, उनकी भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगी। बट ध्यान से नोटिस करो, उनकी ज्यादा है, बट किससे ज्यादा है, मैंगनीज से ज्यादा है। क्या उनकी टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से ज्यादा है क्या, नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। अब ये भी दिमाग में देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आते तो जान दो क्वेश्चन नहीं आते, अभी सिर्फ आप इतना नोटिस करो इसके अंदर क्या है, सबसे कम है मैंगनीज, इतना ध्यान रखो बस, काफी, मोर देन इनफ अभी के लिए, बोर्ड्स में इतना काफी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ओके, उसके बाद क्या लिखा देखो, ट्रेंड्स इन द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सबसे पहला, अभी देखो ये चाहे इसके बाद वाला चैप्टर आप पी ब्लॉक पढ़ोगे ना, उसका भी यही पैटर्न है। पैटर्न इन द सेंस आपको सब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाने वाले हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत है भी नहीं, आपको पता है जैसे जैसे आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे वैसे एटम की साइज क्या होने वाली है, कम। नॉर्मली ऐसे ही होता है, और देखते हैं कुछ एक्सेप्शन है तो क्या है, मेरे को नहीं लगता मोस्टली इसमें कोई एक्सेप्शन है, सीधा सीधा नहीं होता है, सॉरी एक्सेप्शन है, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होने वाला है। तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। पहले ना हम ये चेंजेस हम इस टेबल से देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, इन्होंने 3D सीरीज को ही फोकस किया, और आपको भी 3D सीरीज को ही फोकस करना है, हर प्रॉपर्टी 3D सीरीज की ही देखनी है। एलिमेंट सारे याद करने पड़ेंगे, 3D 4D 5D 6D, बट प्रॉपर्टी सारी 3D की पढ़नी है, ठीक है। अब देखो इस टेबल के अंदर आप रेडियस पे फोकस करो, ठीक है। कौन सा रेडियस पे फोकस करोगे आप, एम वाले पे, देखो एम वाले पे, क्योंकि एम क्या है, मेटालिक रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। जबकि M+2 और M+3 क्या है, वो आयनिक रेडियस है ना, उस पर चार्ज है। तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया, नॉर्मली क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कम होता है, कैसा हो रहा है देखो, हाँ कम हो रहा है, बट लास्ट में जाके बढ़ गया है ना। लास्ट में किसका बढ़ रहा है, कॉपर और जिंक का बढ़ रहा है। तो ये इसी तरह से आपको ऑर्डर याद भी रखना है, ठीक है। अब देखो कम ही हो रहा है, 47 हुआ, 135, 139, 29, 27, 26। इनफैक्ट ऐसा भी पूछते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका रेडियस काफी नियर बाय सेम है, देखो कौन से, 126, 125, 125, इनफैक्ट 127 को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो काफी क्लोज है इन तीनों के रेडियस, ठीक है। वो कौन है वो 3 रेडियस, आप देखो एक्चुअली वो लोग तीन एलिमेंट को साथ में हमेशा गिनते हैं, मतलब उनका रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम मानते हैं। कौन है वो, Fe, कोबाल्ट और निकल, ये तीन है जिनके एटॉमिक रेडियस काफी क्लोज है, ठीक है। कौन तीन, 126, 125, 125। अब किसी के दिमाग में आएगा 127 भी तो ले सकते हैं, नहीं 127 को नहीं लेने वाले, 126, 125, 125, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे 3 एलिमेंट है जिनका रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम है, ये तीन है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे मैं रीजन समझाता हूँ, ध्यान से सारी चीजें सुननी पड़ेगी, कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल का ही कंसेप्ट है, कोई न्यू नहीं है। ध्यान से सुनो ऐसा क्यों हुआ, देखो क्या होता है ना, जो रेडियस साइज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज जो होती है एटॉमिक रेडियस वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो शेल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ शेल। आपको पता है नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ना मतलब सीधा दूसरे पीरियड में ही चले जाना, है ना, एक 3D सीरीज फिर 4D सीरीज। तो लॉजिकली आपको कोई पूछे कि 3D सीरीज और 4D सीरीज में कौन से एलिमेंट की साइज ज्यादा होगी, तो 4D बोलोगे आप, उसके अंदर एक शेल ही पूरा ज्यादा है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते तो रेडियस बढ़ता है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है और कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का पावर, न्यूक्लियस का पावर भी डिसाइड करता है, ठीक है। न्यूक्लियस का पावर जो है वो भी हमेशा क्या डिसाइड करता है, रेडियस डिसाइड करता है, ठीक है, न्यूक्लियस का पावर। और नॉर्मली न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस का पावर है जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज वो क्या करता है, रेडियस को बढ़ाता है या रेडियस को कम करता है, क्या लगता है आपको, वो रेडियस को बढ़ाएगा या रेडियस को कम करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या होती है नॉर्मली, रेडियस को बढ़ाना है या रेडियस को कम करना। ऑब्वियसली कम करना, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, एकदम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो हमेशा रेडियस कम हो जाएगा। और यही तो रीजन है कि आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो, तो आप ध्यान से देखो, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका शेल चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट 3D सीरीज के, तो शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट कौन है, 4s, है ना, मतलब फोर्थ शेल सबसे आउटर मोस्ट है। तो सारे लेफ्ट जितने भी एलिमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम जिंक एंडिंग टिल जिंक, स्कैंडियम से चालू होने के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम, सॉरी स्कैंडियम से स्टार्ट और जिंक में सब के सब जो है उनके अंदर शेल तो सेम है, पर आपको पता है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे वैसे वैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा,
एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन नया आ रहा है वो तो सेम शेल में आ रहा है ना, वो तो सेम शेल में आ रहा है, बट उसके साथ एक एक प्रोटॉन भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसके साथ एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा, पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो वहीं का वहीं है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते जा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन अगर बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो तो बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ते ही जा रहा है ना, बट इलेक्ट्रॉन तो वहीं के वहीं है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो वो क्या करने वाला है, नॉर्मली वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम। और यही रीजन होता है कि लेफ्ट से राइट हमेशा रेडियस कम होता है, इसीलिए हमेशा जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो रेडियस कम होता है। और वही तो रीजन होता है कि आप जब कोई आपको टीचर पूछते हैं कोई भी कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, क्यों, शेल्स बढ़ते हैं, शेल बढ़ेगा तो बढ़ने ही वाला है रेडियस। समझ में आया पहले ये? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। इतना समझ में आ गया, ओके ठीक है। ओके तो ये दोनों जो है एक्चुअली एक और रहता है, एक तो हो गया न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा हो गया नंबर ऑफ शेल, और तीसरा एक मिनट यहाँ दिया होगा, तीसरा एक और रहता है, और पेनिट्रेटिंग पावर ले सकते हैं। एक्चुअली तीसरा एक और जो रहता है वो होता है शील्डिंग इफेक्ट, बट यहाँ शील्डिंग इफेक्ट वर्क करेगा, चलो ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट होता है तीसरा, ठीक है, तीसरा शील्डिंग इफेक्ट होता है, यहाँ चले भले ही चले या नहीं चले वो कॉन्सेप्ट, बट शील्डिंग इफेक्ट तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है हमेशा रेडियस, एक न्यूक्लियर चार्ज पे, नंबर ऑफ शेल्स पे, और तीसरा शील्डिंग पावर। किसी को पता है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि मैंने तो पिछले साल पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाया था, हालांकि जिन्होंने भी पढ़ाया आप लोग, तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? और चलो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते, कैसे बताओगे, तो मुझे इतना बताओ कि शील्डिंग इफेक्ट नॉर्मली क्या करता है, रेडियस को बढ़ाता है या रेडियस को घटाता है, किस फेवर में होता है वो, बढ़ाने में या कम कर बढ़ाने में या कम करने में? अगर आप वही सही दोगे तो पता चल जाएगा कि आपको कंसेप्ट पता है, वो रेडियस को नॉर्मली बढ़ाता है या कम करता है, शील्डिंग इफेक्ट। एक्चुअली थोड़ा सोचो तो, ओके ओके ओके, अच्छी बात है, पर अभी थोड़े आंसर्स आने लगे।